नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है। एमका भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है और अभी जितना जल्दी हो सके उसको उतना जल्दी तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। इसी बीच एमका को लेकर कुछ रिपोर्ट सामने आए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से अभी एमका की मार्क 2 वर्जन के लिए एक स्पेशल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर को डेवलप करना शुरू किया गया है, जिसको आगे चल के एमका की मार्क 2 वेरिएंट में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे एमका बेहतर तरीके से लेजर गाइडेड वेपन्स को भी डिलीवर कर पाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम मौजूद है, चाहे वो सुखोई में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम हो या फिर आगे चल के तेजस MK2 में इस्तेमाल होने वाला सिस्टम हो, ये सभी नॉन स्टेल्थी डिजाइन है और नॉर्मली इनको एयरक्राफ्ट की नोज सेक्शन की थोड़े ऊपर में प्लेस किया जाता है और इसकी जो एक्यूरेट पोजीशन होता है वो रीफिलिंग प्रोब के लेफ्ट साइड या राइट साइड में होता है और ये एयरक्राफ्ट के मॉडल के हिसाब से डिफर कर सकता है। लेकिन एमका की बात करें तो ये एक 5th जनरेशन का फाइटर होने वाला है और अगर हम एमका में इस तरीके के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो इसकी फ्रंटल स्टेल काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा F-35 में जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है वो स्टेल्थी डिजाइन के होते हैं और अभी एमका के लिए भी सेम तरीके के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए अभी डीआरडीओ की तरफ से एक सेपरेट टीम को अपॉइंट किया गया है और इस नए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को एमका की फ्यूजलाज सेक्शन के फ्रंट पोर्शन में माउंट किया जाएगा, जो कि बोथ फॉरवर्ड लुकिंग IRST सिस्टम और मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसिंग ऑप्शन को प्रोवाइड करने वाला है। इसमें हाई रिजोल्यूशन, मिड वेव, शॉर्ट वेव और नियर इन्फ्रारेड ऑप्शन भी मौजूद रहने वाली है और साथ ही इसका जो अपर्चर होने वाला है वो भी काफी वाइड होने वाला है। अभी IRD की तरफ से एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर को बनाया जा चुका है जिसका वजन 175 kg के आसपास है, लेकिन इसको मेनली हेलीकॉप्टर में या फिर UAV में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एमका के लिए अभी जिस IRST सिस्टम को बनाया जाने वाला है उसकी रेंज यहाँ पे 1000 किलोमीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है और इस डिस्टेंस पर ये बैलिस्टिक मिसाइल को भी डिटेक्ट और ट्रैक कर पाएगा। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और रुद्रा हेलीकॉप्टर को लेके है। अभी हमारे पास एक डिसेंट अमाउंट में रुद्रा हेलीकॉप्टर मौजूद है और जल्दी से ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी आर्मी में और एयरफोर्स में शामिल करना शुरू किया जा रहा है। मतलब अभी इनकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है, लेकिन आगे चल के इनकी बल्क ऑर्डर होने वाली है। सबसे पहले चाइना के साथ बढ़ते हुए तनाव की वजह से जल्दी से इनको इंडक्ट करने का फैसला किया गया था और लगभग 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। लेकिन अभी हमारे हेलीकॉप्टर की फ्लीट में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि इनमें हवा से जमीन पर मार करने वाले या हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल इंटीग्रेट नहीं हुए, जिस वजह से हमारी एंटी आर्मर कैपेबिलिटी काफी हद तक लिमिटेड हो जाती है। नॉर्मली जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होते हैं या अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनमें एंटी टैंक मिसाइल को इक्विप किया जाता है और ये दुश्मन की बंकर से आर्मर्ड यूनिट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी काम आते हैं। लेकिन वर्तमान हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में या रुद्र हेलीकॉप्टर में कोई भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इक्विप नहीं किया गया और ये सिर्फ रॉकेट से ही काम चला रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा हमारे इंडिजिनस हेलिना और ध्रुवास्त्र जैसे मिसाइल को भी इनमें इंटीग्रेट करने के लिए क्लियरेंस दिया जा चुका है, जिनकी डिलीवरी कुछ ही दिनों के बाद शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही हमारे जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें खुद को डिफेंड करने लायक एयर टू एयर मिसाइल मौजूद नहीं है और मान लो अगर कोई दुश्मन का ड्रोन या हेलीकॉप्टर हमारे हेलीकॉप्टर को अटैक करने की कोशिश करता है तो हम खुद को डिफेंड करने के लिए सिर्फ कैनन के भरोसे नहीं रह सकते हैं। इसी वजह से MBDA की तरफ से अभी बताया गया कि डीआरडीओ के साथ मिलकर वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में और रुद्रा हेलीकॉप्टर में MBDA के मिस्ट्रल मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अब से हमारे जो भी अटैक हेलीकॉप्टर है उसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने के साथ साथ एयर टू एयर मिसाइल को भी फायर करने की कैपेबिलिटी होने वाली है। इसके अलावा MBDA की तरफ से अभी भारत में SRAM मिसाइल और माइका जैसे मिसाइल के भी कंपोनेंट को बनाना शुरू किया जा रहा है और MBDA BDL के साथ मिलकर अभी हैदराबाद में अपनी SRAM मिसाइल को असेंबल करने वाला है, जो कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की एक्सटेंडेड क्लोज रेंज की मिसाइल हो सकता है और साथ ही माइका मिसाइल की भी लगभग 15 कंपोनेंट्स को भी भारत में बनाना शुरू किया जा चुका है। अगला अपडेट पाकिस्तान और चाइना को लेके है। आप सब जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के बीच चंगू मंगू वाला रिश्ता है
और ये हमेशा एक दूसरे के साथ देते हैं। स्पेशली भारत के खिलाफ ये हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और पाकिस्तान को चाइना की तरफ से भारत के खिलाफ लड़ने के लिए सभी जरूरी सामान को प्रोवाइड किया जाता है। इसी बीच जब भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव बढ़े तो उसके बाद चाइना को ये बात पता चल गया कि इंडियन आर्मी के साथ लद्दाख रीजन में लड़ने के लिए पीपल लिबरेशन आर्मी कैपेबल नहीं है और इसी वजह से अभी चाइना की तरफ से अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर पाकिस्तानी ऑफिसर्स को पोस्टिंग देना शुरू किया जा चुका है। और बेसिकली इसके लिए चाइना और पाकिस्तान के बीच एक इंटेल शेयरिंग एग्रीमेंट को साइन किया गया था और इसके अंदर पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस को शेयर कर रहे हैं और अभी चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर पाकिस्तानी ऑफिसर्स को पोस्टिंग दिया जा रहा है। और अभी न्यूज़ 18 की तरफ से दिए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी की एक कर्नल रैंक के ऑफिसर को भी चाइना की जॉइंट स्टाफ कमीशन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में पोस्टिंग दी गई है, जो कि मेनली चाइना की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की जॉइंट ट्रेनिंग और कॉम्बैट प्लानिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। आप सब जानते हैं कि अभी इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ के तौर पर एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी को अपॉइंट किया जा चुका है और उनसे पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ के तौर पर एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया जी सर्व कर रहे थे। और अगर इंडियन एयरफोर्स की सबसे बेहतरीन एयर चीफ की बात करें तो उसमें आर.के.एस. भदौरिया जी का नाम सबसे पहले रहने वाला है, क्योंकि अभी वो अकेले ऐसे ऑफिसर थे जिनके पास 4000 घंटे से भी ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और उनके पास इंडियन एयरफोर्स के लगभग सभी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने का अनुभव था। उन्होंने ही इंडियन एयरफोर्स में आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर फ्लीट में पूरी तरीके से इंडिजिनस फाइटर जेट को शामिल करने का रास्ता साफ किया था। उनके मुताबिक आने वाले 15 से 20 सालों में इंडियन एयरफोर्स में लगभग 350 से ज्यादा इंडिजिनस फाइटर जेट शामिल होने वाले हैं, जिसमें तेजस MK-1 से लेके MK तक भी शामिल होने वाले हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की कोई भी डील की जाती है तो वहां पर उनके जो चीफ होते हैं उनके डिसीजन काफी मायने रखते हैं और कई बार ऐसा हुआ है जहां पर पहले तय किए डिफेंस डील को बाद में रिवाइज कर दिया जाता है। अभी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम भी इसी बात के साथ टिका हुआ है कि जो प्रोग्राम अभी आर.के.एस. भदौरिया जी के द्वारा प्लेस किया गया था या अभी शुरू किया गया था, उसे आने वाले समय में हमारे नेक्स्ट एयर चीफ्स के द्वारा किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ तेजस MK-1 को छोड़ के बाकी किसी भी प्रोजेक्ट को ऑफिशियली फाइनल नहीं किया गया है। और अभी इनमें तेजस MK-2 प्रोग्राम सबसे ज्यादा मायने रखने वाला है, क्योंकि MK फिर भी हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है तो इसके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन तेजस MK-2 को लेके अभी काफी लॉबी वगैरह चल रही है और इसकी जगह में फॉरेन फाइटर को पुश करने की कोशिश किया जा रहा है। एक तरफ तो वेस्टर्न फाइटर्स को इसकी जगह में ऑफर किया जा रहा है और दूसरी तरफ अभी रशिया की तरफ से Su-57 को भी भारत को ऑफर किया जाने वाला है। तो ये लॉबी आगे चल के तेजस MK-2 के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसी वजह से आने वाले 3-4 सालों तक हमारे जो भी चीफ रहने वाले हैं तेजस MK-2 और MK जैसे प्रोग्राम की सक्सेस उनके ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट रहने वाला है। और अगर वो आर.के.एस. भदौरिया जी के द्वारा तय किए गए रास्ते को फॉलो करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं तो ये इंडियन एयरफोर्स की इंडिजनाइजेशन के लिए एक बहुत अच्छा चॉइस होने वाला है। वरना अगर इसमें फॉरेन लॉबी घुस जाता है तो फिर तेजस MK-2 प्रोग्राम के साथ लावी फाइटर जैसा सिचुएशन हो सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। अब तक आपको पता होगा कि भारत की तरफ से इंटरनेशनल फोरम में ऐसे कई सबूत दिए जा चुके थे जिसमें पाकिस्तान का टेरर एक्टिविटी के साथ जुड़ा होना क्लियर हो गया था और ये सब बातें जानकर भी FATF में अभी तक पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया और मोस्टली टर्की और चाइना जैसे कुछ देशों की वजह से पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में जाने से बच जाता है। और आज भी पाकिस्तान टेरर एक्टिविटी में और सुअर फाइनेंसिंग में जुड़ा हुआ है। साथ ही अभी तक पाकिस्तान FATF के द्वारा दिए गए 27 पॉइंट को पूरा नहीं कर पाया और एक तरीके से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए मोर देन सफिशिएंट चांसेस दिया जा चुका है। अब इस बात को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल में भी इस बात का चर्चा होने लगा है और अब तो FATF के ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो चुका है कि जिस वजह से FATF को फॉर्म किया गया था मे भी इसमें FATF अभी फेल होने लगा, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी आतंकवादी संगठन होते हैं उनमें से लगभग 60% से ज्यादा एक्टिविटी पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन फिर भी FATF पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में शामिल नहीं कर रहा है। इसको लेके अभी इजराइल की तरफ से बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से दिए गए मल्टीपल रिपोर्ट के मुताबिक, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट की स्टेट डिपार्टमेंट का रिपोर्ट हो गया या फिर US कांग्रेसनल का रिपोर्ट हो गया, उन सभी में ये दर्शाया गया था कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और टेरर एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है
और अलग अलग देशों की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक भी पाकिस्तान सेम तरीके की हरकत कर रहा है, जिस वजह से अगर FATF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ऐड करने में और ज़्यादा डिले करता है तो ये FATF का सबसे बड़ा फेलियर होने वाला है, और ऐसा अभी इजराइल की मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।